So hey students, once again welcome back to our YouTube channel Biotech दुनिया Let's Success Together। सो आज की वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का पार्ट 2 कवर करेंगे और आज के पार्ट में जो कंटेंट्स है वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक है, कौन से स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व इसमें, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन से टूल्स मींस कौन सी टेक्निक्स है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही है, ठीक है। देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मींस ये किस टाइप के एंजाइम्स है, किस चीज़ के ये यूज़ होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, इनका फंक्शन क्या है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। देन नेक्स्ट है हमारे पास 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी टेक्निक है, क्या प्रोसीजर है इसका, किस तरह ये वर्क करती है या किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट वी हैव क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है, कितनी टाइप्स के होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो क्या होती हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करती हैं, ठीक है, और किस चीज़ के लिए यूज़ होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व वेरिएशंस। मतलब जो हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा वेरिएशन प्रिजर्व होता है। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल और सिंगल इंडिविजुअल। मीन्स कि इसमें जो प्रोजेनी है वो या तो एक सेल की इन्वॉल्व होती है या एक सिंगल इंडिविजुअल मीन्स सिंगल सेल या सिंगल पर्सन की जो प्रोजेनी है वो इन्वॉल्व रहती है। इसलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए जो हमारी असेक्सुअल रिप्रोडक्ट्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो प्रिजर्व रहती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये प्रोजेनी होती है 2 इंडिविजुअल्स की या 2 सेल्स की, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों जो सेल्स है या जो दोनों इंडिविजुअल्स है उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन करता होता है और उसमें वेरिएशंस आती है, मतलब कि उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिजर्व होते हैं, मतलब कि वेरिएशंस है जो वो प्रिजर्व रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज वहाँ पे प्रोजेनी ऑफ 2 सेल्स और 2 इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है जेनेटिक इंजीनियर में दैट इज प्लांट एंड एनिमल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स ऑफ्टन रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स अलॉन्ग विद द डिजायरेबल वंस। मीन्स कि जब भी हम प्लांट्स की या एनिमल्स की हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं या एनिमल हाइब्रिडाइजेशन का या प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर के बाद जो हाइब्रिड प्रिपेयर होता है या जो ऑफस्प्रिंग आउटकम आता है, उसके रिजल्ट में क्या होता है कि उसके हाइब्रिड में एक तो वो वाले जीन इंट्रोड्यूस होते हैं या वो वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, यानी जिन जीन्स को हम चाहते हैं कि जिस जीन्स की वजह से हमने वो हाइब्रिड बनाया, ठीक है, वो क्वालिटीज़ या वो जीन्स की प्रोडक्शन के लिए हमने वो हाइब्रिड बनाया ताकि उन जीन्स की जो फंक्शंस है वो उस हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो, ठीक है। एक तो वो वाले जीन्स है दैट आर डिज़ायरेबल वंस, और उसमें हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू वो वाले जीन भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं या इंट्रोड्यूस होते हैं या उस हाइब्रिड में आ जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। देन जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इस लिमिटेशन को ओवरकम करती है जो कि अभी प्लांट या एनिमल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आई है, ठीक है, जिसमें कि या एक तो अनडिजायरेबल जीन्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके साथ डिज़ायरेबल जीन्स भी, ठीक है। डिज़ायरेबल जीन्स के साथ साथ
अनडिजायरेबल जीन्स भी जो हाइब्रिड में है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या इंक्लूड है, जैसे कि क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब कि क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मीन्स कि हम दो डीएनए को कंबाइन करते हैं, या दो स्पीशीज़ के या दो इंडिविजुअल्स के या दो सेल्स के डीएनए को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करते हैं, या किसी बैक्टीरियल डीएनए को या किसी होस्ट के डीएनए को किसी वेक्टर के साथ कंबाइन करके उसका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रिपेयर करते हैं। सो इस स्टेप में वही इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, दो डीएनए को या दो टाइप के वेक्टर्स को कंबाइन करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रिपेयर करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में क्या है कि हम एक जीन की क्लोनिंग करते हैं, मीन्स कि जीन का क्लोन बनाते हैं। मीन्स कि हम चाहते हैं कि सेल ए का जीन है वो सेल बी में फंक्शन शो करे, तो उस जीन को हम सेल बी में क्लोन करते हैं ताकि हम उस जीन का एक्सप्रेशन सेल बी में चाहें, ताकि वो अभी सेल बी या होस्ट सेल में वो जीन क्लोनिंग इसी के लिए करते हैं ताकि वो सेल है या जो वो इंडिविजुअल या स्पीशीज़ है या जो वो होस्ट है उसका फंक्शन या ट्रेट इम्प्रूव हो सके, या उसकी जो वो कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रोटीन की प्रोडक्शन का रेट फास्ट हो सके, या उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो इसी के लिए हम जीन क्लोनिंग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जीन ट्रांसफ़र इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी हम जीन ट्रांसफ़र ही क्यों कर रहे हैं, जीन ट्रांसफ़र इसलिए कर रहे हैं ताकि वो क्लोन हो सके। क्लोन हो सके मीन्स रेप्लिकेट हो सके, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन सके। मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तभी वो एक्सप्रेशन शो करेगा, एक्सप्रेशन शो करेगा होस्ट में, तब उसका फंक्शन है वो इम्प्रूव हो सकेगा। ठीक है, फंक्शन इम्प्रूव होगा, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, उसका ट्रेट इम्प्रूव होगा, और इसी के साथ में उसकी जो फिनोटाइप है यानी उसकी जो फिजिकल एम्पियरेंस है वो उस होस्ट की, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की, उसमें भी चेंज आएगा साथ ही साथ। ठीक है, then the introduced piece of DNA does not replicate in the host unless it is integrate with the chromosome of host। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है या जो फ्रेगमेंट है हमारा डीएनए का या जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसे हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं, वो तब तक रेप्लिकेट नहीं होगा होस्ट में जब तक कि हम उसे होस्ट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट ना कर दें। मीन्स कि उस फॉरेन डीएनए को या डीएनए के पीस को या डीएनए के फ्रेगमेंट को हम होस्ट के क्रोमोसोम के साथ कंबाइन ना कर दें, तब तक वो जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं होगा, तब तक वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, तब तक वो उस डीएनए को ट्रांसफ़र करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हम उसे होस्ट के क्रोमोसोम के साथ कंबाइन नहीं करते। ठीक है, For getting replicated, the foreign DNA must integrate into the host DNA sequence having origin of replication। मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा जो फॉरेन डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो रेप्लिकेट हो, एक्सप्रेशन शो करे होस्ट में, हम चाहते हैं कि वो रेप्लिकेट हो और एक्सप्रेशन शो करे, उसके लिए हमें जो हमारा डीएनए है उसे उस होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट करना पड़ेगा जिस होस्ट के डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। ठीक है, ताकि वो जो हमारा फॉरेन डीएनए वो रेप्लिकेट हो सके। अगर होस्ट के डीएनए के सीक्वेंस में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी जो हमारा फॉरेन डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम कंबाइन करके उस होस्ट के डीएनए के सीक्वेंस से उसे रेप्लिकेट कर पाएंगे, क्योंकि that host DNA sequence has origin of replication which helps to foreign DNA that it replicates in the host cell। ठीक है, ताकि जो हमारा foreign DNA वह होस्ट के डीएनए के सीक्वेंस होस्ट के डीएनए के साथ रेप्लिकेट हो सके। सो नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी टेक्निक्स है, ऐसी टेक्निक्स की स्टडी है या ऐसी प्रोसेसेस हैं जिसमें कि हम या तो डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए के स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को कट करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक बेस पेयर या स्पेसिफिक साइट से यूजिंग एंजाइम्स। ठीक है, या उसी कटेड फ्रेगमेंट को हम किसी होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, या उसे किसी वेक्टर के साथ यानी उस फ्रेगमेंट को किसी अनदर स्पीशीज़ के वेक्टर के साथ कंबाइन करते हैं यानी इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना सके, या किसी दो टाइप के डीएनए को
कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर करते हैं। और जो अभी हमने प्रिपरेशन की है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, ठीक है, उसको किसी होस्ट में या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम किसी होस्ट का फंक्शन या अगेन होस्ट ट्रेट इम्प्रूव कर सकें। सो जो भी ये प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, जो भी जितनी भी सारी ये टेक्निक्स इन्वॉल्व है, कटिंग से लेके ट्रांसफ़र तक या कंबाइनिंग के तक, वो सभी टेक्निक्स के कलेक्शन को या उसकी स्टडी को या कैसे वो वर्क करती है, उन सभी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, जितनी भी टेक्निक्स हैं इन सभी टेक्निक्स के कलेक्शन को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। आइसोलेशन फॉरेन डीएनए में क्या होता है कि फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम सेल्स। ठीक है, कैसे? हम सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसे डीनेचर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्लांट सेल्स के लिए सेलुलेज एंजाइम हो गया, ठीक है, और बैक्टीरियल सेल्स के लिए हमारे पास लाइसोजाइम्स हो गए, या फिर फंगस सेल्स के लिए काइटिनेज एंजाइम हो गया। सो इन एंजाइम्स की हेल्प से हम जो सेल्स की मेम्ब्रेन है उसे डीनेचर या डीग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स का इंटरसेलुलर कंपोनेंट्स है वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ से हम हमारा जो रिक्वायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू वेक्टर। अभी जो हमने डीएनए आइसोलेट किया है या जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आइसोलेट किया है, उसे हम किसी सूटेबल वेक्टर के साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, और एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रिपेयर करते हैं। सूटेबल वेक्टर्स के साथ इसीलिए कंबाइन करते हैं ताकि वो होस्ट में जाके अपना एक्सप्रेशन ऑप्टिमम रेट पे और कंप्लीटली शो कर सके, या फिर वो वेक्टर है जो हमारे होस्ट सेल को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसलिए एक सूटेबल वेक्टर में हम फॉरेन डीएनए जो हमने आइसोलेट किया है उसे उस वेक्टर के साथ कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफर दिस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इनटू होस्ट मींस कि अभी हमने जो प्रिपेयर किया है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द होस्ट या टारगेट सेल। ठीक है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि वो अपना फंक्शन शो करे, वो जो फ्रेगमेंट है डीएनए का, वो जिस होस्ट में हम चाहते हैं कि वो फंक्शन शो करे, उस होस्ट में हम जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं? इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है, जैसे कि जीन गन मेथड या माइक्रो इंजेक्शन हो गया या इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड हो गया। इन सभी मेथड्स के थ्रू या सभी टेक्निक्स के थ्रू हम जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसे होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक वाज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कुछ ये टूल्स हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, डीएनए को कट करने से लेके उसकी ऑब्जर्वेशन से लिए या उसे ट्रांसफ़र करने के लिए या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सो जैसे कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, इसे भी हम एज अ टूल यूज़ करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गए, क्लोनिंग वेक्टर्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हो गई। ठीक है, ये सभी क्या है, टूल्स है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो कि यूज़ होते हैं डीएनए को कट करने से लेके ट्रांसफ़र करने तक। ठीक है, या उसे एग्जामिन करने के लिए भी। सो हमारा फर्स्ट टूल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है, दैट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल को कट करने के लिए यूज़ होती है, मीन्स कि डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, सो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज एंड कट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। मीन्स कि ये ऐसे स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स है जो कि पहले डीएनए के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा डीएनए का सीक्वेंस कहाँ से कट करना है, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, देन उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को वो वहाँ से कट करते हैं। ठीक है, सो जनरली 2 टाइप्स के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है एंडोन्यूक्लियस एंड अदर है एक्सोन्यूक्लियस। अभी जो एंडोन्यूक्लियस है वो एक टाइप का एंजाइम है जो कि यूज़ होता है टू कट द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक साइट। मीन्स कि
इस टाइप का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि सिर्फ डीएनए फ्रेगमेंट को स्पेसिफिक साइट से कट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, एज आई हैड सेड प्रीवियसली। ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि यूज होते हैं टू रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डीएनए फ्रेगमेंट है और उसके 3 प्राइम एंड पे एक एडेनिन एंड थाइनिन न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन दोनों न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दूं बिकॉज दे आर अननेसेसरीली देयर। तो उन दोनों को कट रिमूव करने के लिए जो मैं है एक्सोन्यूक्लियस को यूज़ करूंगा और जो ये एंजाइम है वो उन दोनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको उस फ्रेगमेंट से रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये भी एज अ टूल यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो इसमें क्या रहता है, इसमें जो हमने अभी फ्रेगमेंट कट किया है डीएनए का, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू, उसे हम सेपरेट करते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं हम, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं टू इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स मींस जैसे कि कॉमनली एग्रोजेल्स की ही यूज़ होती है डीएनए को सेपरेट करने के लिए। मैट्रिक्स मींस उसमें कुछ पोर्स होते हैं। अभी हमें पता है कि जो जेल्स होते हैं दैट आर पोरस इन नेचर। पोरस मींस दे हैड होल्स, दे हैड पोर्स, दे हैड सम स्पेस टू पास आउट द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें कुछ स्पेस है ताकि मॉलिक्यूल्स पास आउट हो सके। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है इस मैट्रिक्स में जेल, ठीक है, इस मैट्रिक्स पे, तो जो हमारा डीएनए है वो तो नेगेटिवली चार्ज होता है। हमें पता है कि वो जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। जो अभी हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है इसलिए वो एनोड की तरफ मूव करता है, मीन्स कि इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। तो वो एनोड की तरफ मूव करता है एंड सेपरेशन शो करता है। कैसे शो करता है, वी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय सेविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रोजेल। जो अभी हमारा फ्रेगमेंट सेपरेट हो रहा है, कैसे सेपरेट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहा है, जो कि डिपेंड होता है सेविंग प्रॉपर्टीज पे ऑफ एग्रोजेल। सेविंग प्रॉपर्टीज मींस कि जो हमारा एग्रोजेल है उसकी मैट्रिक्स का पोर साइज कितना है, ठीक है, छोटा है या बड़ा है। अभी पोर साइज किस पे डिपेंड करता है कि हम कितनी कंसंट्रेशन जो एग्रोजेल की यूज़ कर रहे हैं टू प्रिपेयर द एग्रोजेल, मींस कि कितनी कंसंट्रेशन हम एग्रोज की यूज़ कर रहे हैं टू प्रिपेयर जेल, ठीक है। दैट्स ऑन व्हाट आर पोर साइज विल डिपेंड्स, ठीक है। अगर हम एग्रोज को हाई कंसंट्रेशन में यूज़ करेंगे, जो पोर साइज है, ठीक है, या सेविंग प्रॉपर्टीज़ है या पोर साइज है, वो मैट्रिक्स का स्मॉल हो जाएगा। अगर हम उसे कम कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं एग्रोज को, देन जो हमारा पोर साइज है वो लार्ज होगा, ठीक है। अभी जो हमारा फ्रेगमेंट स्मॉल होगा इट मूव फास्टर, मीन्स कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो फास्टर मूव करेगा और जो लार्जर फ्रेगमेंट है दैट विल मूव स्लोअर। तो इसलिए जो फास्टर मूव करेगा वो आगे चले जाएगा और जो स्लो मूव करेगा मीन्स जो लार्ज साइज का वो पीछे रहेगा। और साइज के बेसिस पे ही जो है फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन होगी। स्टेनिंग डाइज सच एज इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, तो जनरली इथीडियम ब्रोमाइड यूज़ होती है। दिस इज़ ऑल्सो जनरली कॉल्ड ETBR एंड दिस डाई विल बी, जो ये डाई है इट इज़ अ कार्सोजेनिक, सो मेक श्योर वाइल यूजिंग कि आपने जब इसे यूज़ करें दैट मेक श्योर कि आपने हाथों में ग्लव्स अच्छी तरह से पहने हो, ताकि बिकॉज इट इज़ अ कार्सोजेनिक, ठीक है। तो ये डाई हम यूज़ करते हैं जब हम एग्रोजेल प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम बिल्कुल ट्रेसिस अमाउंट में ये डाई को डिज़ोल्व कर देते हैं वाइल प्रिपेयरिंग द एग्रोजेल, ठीक है। अभी हमने इथीडियम ब्रोमाइड या ETBR को डिज़ोल्व तो कर दिया एग्रोजेल में। उसके बाद जब हमारे बैंड्स हमें लग रहा है कि सेपरेट हो गए, देन हम उस डाई को या उस जेल को एक्सपोजर देते हैं UV रेडिएशंस का, क्योंकि जो ये डाई है
वो सिर्फ यूवी रेडिएशंस की एक्सपोजर में ही विजुअलाइज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसके साथ कंबाइन कर जाती है ये डाई, और एक ब्राइट ऑरेंज कलर का जो बैंड्स है शो करती है एग्रोस मैट्रिक्स में अंडर द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस, ठीक है। यूवी रेडिएशंस के अंडर ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड शो करती है एग्रोस मैट्रिक्स में या एग्रोस जेल में। अभी जो ये बैंड सेपरेट हुए हैं उसे हम एग्रोजेल से कट कर लेते हैं, जो बैंड हमें चाहिए हम उसे एग्रोजेल से कट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल के पीस से विद द हेल्प ऑफ एल्यूजन प्रोसेस, ठीक है। एल्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम जो हमारा सेपरेटेड बैंड जो हम चाहते हैं उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जेल पीस से एल्यूजन प्रोसेस के थ्रू। जो अभी हमने डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्ट किया है वो अभी उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में है, मींस क्योंकि जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए था वो हमने आइसोलेट कर लिया, मींस कि हमें उसकी प्योरेस्ट फॉर्म मिल गई, इट इज़ अ प्योरीफाइड फॉर्म। अब इस प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट को हम यूज़ करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उस प्योरीफाइड फ्रेगमेंट से यानी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वाज क्लोनिंग वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है? ये एक टाइप का डीएनए मॉलिक्यूल है जिसकी की एबिलिटी है टू रेप्लिकेट इन द होस्ट सेल, मींस कि इसकी इसमें क्षमता है कि ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट हो सके। अभी जो ये वेक्टर्स हैं इसे हम व्हीकल्स भी बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल का, क्योंकि ये यूज़ होता है टू ट्रांसफ़र द जेनेटिक मटेरियल्स, जैसे कि डीएनए, आरएनए या कोई स्पेसिफिक ड्रग हो गया, ठीक है, तो या कुछ जीन हो गए, इन सभी को ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो है वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है हम उसे पुणे से दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं तो हम ट्रक्स का यूज़ करते हैं एज अ व्हीकल्स, ठीक है। तो इसीलिए वेक्टर्स भी एज अ व्हीकल्स यूज़ होते हैं ऑफ दीज आर द व्हीकल्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। एज अ व्हीकल्स यूज़ होते हैं जेनेटिक मटेरियल का, उसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। सो जेनेटिक जो हमारे वेक्टर्स हैं ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बैक वेक्टर्स, एफ प्लाज्मिड वेक्टर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बट हमने मेनली जो ये 3 टाइप्स ली हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ प्लाज्मिड्स, फाजिस एंड कॉस्मिड्स। अभी प्लाज्मिड्स है जो वो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट में प्रेजेंट है इन बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड कैसे, देखिए, और ये जो वेक्टर है ये सेल्फ रेप्लिकेट है, मीन्स कि इसमें इसका खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मीन्स कि एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल है। जैसे कि अभी मैं शो कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये हमारा बैक्टीरियल सेल है और इसमें एक बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है जो कि न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट है। इसी के साथ में एक और डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इन अ सर्कुलर फॉर्म विच इज प्रेजेंट एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन द बैक्टीरियल सेल विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। इस सर्कुलर जो सर्कुलर पार्ट है या सर्कुलर मॉलिक्यूल है इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। इस प्लाज्मिड को हम इसलिए यूज करते हैं एज अ वेक्टर बिकॉज ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इट हैज इट्स ओन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अभी नेक्स्ट जो वेक्टर है दैट इज फाजिस। फाजिस को हम बैक्टीरियोफाजिस भी बोलते हैं। बैक्टीरियोफाजिस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फाजिस है ये एक टाइप का वायरस है, ठीक है। बैक्टीरियोफाजिस है जो ये एक टाइप का वायरस है जो कि सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को ही इन्फेक्ट करता है। क्योंकि सिर्फ बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है इसलिए इसे हम बैक्टीरियोफाजिस बोलते हैं। फाजिस मीन वायरसेस, ठीक है। तो ये भी एज अ वेक्टर्स यूज होते हैं क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें हम हमारा रिक्वायर्ड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे फाजिस में फाजिस के जो डीएनए उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं और उसे अलाउ करते हैं कि वो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करे। बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा देन वो इन्फेक्ट करके जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र कर देगा। बैक्टीरियल सेल्स का जो खुद का जो डीएनए है उसे ये फाज का डीएनए वो डीनेचर कर देगा और खुद रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फाज वेक्टर है जो वर्क करता है। अभी नेक्स्ट है वेक्टर दैट इज कॉस्मिड, ठीक है। कॉस्मिड भी एक टाइप का वेक्टर है जिसको कि एक नेचुरली प्रेजेंट वेक्टर नहीं है, इसे हम खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय कंबाइनिंग
टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम एक तो हमारा प्लाज्मिड को मतलब कि स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लाज्मिड का जो है, प्लाज्मिड वेक्टर का एक स्पेसिफिक पार्ट है उसे यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है कॉज साइड ऑफ फाज लैम्डा। ठीक है, इन दोनों टाइप के वेक्टर्स के पार्ट्स को हम जब कंबाइन करते हैं देन एक जो हम वेक्टर प्रिपेयर करते हैं विच इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कॉल्ड कॉजमिड। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा आपको। देखिए, जैसे ये एक है कॉज पार्ट ऑफ फाज, मीन्स कि ये कॉज पार्ट है हमारा फाज लैम्डा का, और ये है हमारा प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरियल सेल से आया है। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं और एक इन दोनों को कंबाइन करके हमने प्रिपेयर किया है ये कॉजमिड। अभी जो ये रेड वाला पोर्शन है ये प्लाज्मिड वेक्टर का पार्ट है, एंड ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो हमारा कॉज साइट है ऑफ फाज लैम्डा, इसलिए हम कॉजमिड कहते हैं इसे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ठीक है, ये टेक्निक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है जो वो एक टाइप की प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस है जिनकी हेल्प से कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जैसे डीएनए आरएनए उसे ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द टारगेट सेल या टारगेट टिश्यूज़। ठीक है, वैसे तो बहुत टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स है जैसे कि सोनोपरेशन या फिर कैल्शियम फॉस्फेट मेथड या लेज़र इंड्यूस्ड मेथड हुआ या फिर पेग मेथड, पॉलीग्लाइकोलिक मेथड, ग्लाइकॉल मेथड। ठीक है, सो बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से, बट हमारे सिलेबस में या जो हो मेन है हमारे सिलेबस में उनसे मैं डिस्कस करूंगा इस पार्ट में, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड जीन गन मेथड। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में क्या है कि ये एक माइक्रो इंजेक्शन एक एफिशिएंट टेक्निक है ट्रांसफॉर्मेशन की जो कि यूज़ होती है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स को के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इस टेक्निक में हम एनिमल सेल यूज़ करते हैं एंड प्लांट का प्रोटोप्लास्ट यूज़ करते हैं, और ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे बेस है ये टेक्निक। इस टेक्निक में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे की जाती है, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम ग्लास सिरिंज के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैसे, हम जो हमारा ग्लास सिरिंज है वो उसे हम टारगेट सेल में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की ऑब्जर्वेशन में हम हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे ग्लास सिरिंज की हेल्प से सेल में इंजेक्ट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो प्लेट्स हैं जिसमें कि हमारे टारगेट सेल्स हैं, मींस की जो प्लेट्स दैट कंटेनिंग टारगेट सेल्स, जो प्लेट्स हैं जिनमें कि टारगेट सेल्स हैं, एंड जो इंजेक्टिंग पाइपेट्स हैं या इंजेक्टिंग माइक्रो इंजेक्शंस है उन्हें होल्ड करती है एक होल्डर। ठीक है, जिस होल्डर का नाम है माइक्रो मैनिपुलेटर्स। तो माइक्रो मैनिपुलेटर्स है जो वो एक ऐसा apparatus है जो कि एज अ होल्डर यूज होता है टू होल्ड द इंजेक्टिंग पाइपेट्स एंड टारगेट सेल कंटेनिंग प्लेट्स। ठीक है, जो हमारी पाइपेट्स की जो टिप होती है उसका डायामीटर होता है जो वो 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है, तो इस डायमीटर की जो टिप्स है वो यूज़ होती है एज अ माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन को हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जनरली या तो प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं माइक्रो पाइपेट्स को, या हमारी जो ग्लास सिरिंज है, ठीक है, उसे हम या तो प्रोटोप्लास्ट के न्यूक्लियस में इंजेक्ट करके डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर प्लांट्स का या जो फिर एनिमल्स का न्यूक्लियस है उसमें जो सिरिंज है दैट माइक्रो सिरिंज है उसे इंजेक्ट करके हम हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसलिए इसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट न्यूक्लियस में इंजेक्ट करके ट्रांसफॉर्मेशन डन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन।
अब इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है? ये एक मेथड है जिसमें कि हम एक हाई इलेक्ट्रिक पल्स का यूज़ करते हैं टू ट्रांसफर द एक्सटर्नल डीएनए या फॉरेन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू होस्ट सेल। ठीक है, इस टेक्निक को हम इलेक्ट्रोपरमिएबलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेथड क्या करता है, या इसमें क्योंकि हम हाई इलेक्ट्रिक पल्स यूज़ करते हैं, इसलिए जो हाई इलेक्ट्रिक पल्स है वो इंड्यूस करती है परमिएबिलिटी इन सेल्स, मीन्स कि सेल्स में परमिएबिलिटी इंड्यूस करती है। क्योंकि कैसे? हाई इलेक्ट्रिक पल्स है जो इंक्रीज कर देती है सेल की परमिएबिलिटी। ठीक है, सेल्स की परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से जो हमारी सेल्स की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है वो टेम्परेली डिस्टर्ब्ड हो जाती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है, क्योंकि वो अभी टेम्परेली डिस्टर्ब्ड हो गई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो क्या करती है, अलाउ करती है फॉरेन डीएनए को ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो सके। ठीक है, अभी जो ये टेम्परेली डिस्टर्ब्ड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, टेम्परेली डिस्टर्ब होने के कारण से कुछ स्मॉल पोर्स या होल्स इंड्यूस हो जाते हैं उस बाइलेयर मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो पोर्स और होल्स अलाउ करते हैं हमारे फॉरेन डीएनए को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं टू एंटर द सेल थ्रू दीज पोर्स। ठीक है, ये पोर्स के थ्रू हमारा जो डीएनए है, फॉरेन डीएनए है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेल्स में एंटर करता है थ्रू दीज पोर्स। एंड जब हम हमारी जो इलेक्ट्रिक पल्स है उससे हमारे सेल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं, तो जो हमारे पोर्स हमारे इंड्यूस हुए थे टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन के कारण, वो पोर्स है वो क्विकली रीसील हो जाते हैं खुद ब खुद, और जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसे रीअसेंबल कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक जो है दैट इज जीन गन, जीन गन मेथड या जीन गन टेक्निक। इस टेक्निक को हम बायोलिस्टिक भी बोलते हैं और या पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है दैट आर बॉम्बार्डेड। ठीक है, इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें हम एक्सट्रलेटेड माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को यूज करते हैं टू डिलीवर द फॉरेन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट या अदर मॉलिक्यूल्स इनटू इंटैक्ट टिश्यू एंड सेल्स। इंटैक्ट टिश्यूज और सेल्स मींस वही सेम टारगेट सेल और होस्ट टिश्यूज। इसमें हम जो हमारी बीड्स हैं उन्हें हम, ठीक है, बीड्स है जो उन्हें हम माइक्रो पैलेट्स बोलते हैं, जैसे कि गन के पैलेट्स हो है, सेम इसी तरह जीन गन्स में जो बीड्स यूज होती हैं उन्हें हम माइक्रो पैलेट्स बोलते हैं। और जो ये माइक्रो पैलेट्स हैं उन्हें हम फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट से कोट करते हैं। कोट करने के बाद अभी जो ये माइक्रो पैलेट्स हैं उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं एक माइक्रो कैरियर। माइक्रो कैरियर जनरली एक टाइप की स्मॉल प्लेट होती है जिसपे कि ये माइक्रो पैलेट्स को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब हीलियम गैस पास करती है रप्चर डिस्क के थ्रू तो एक हाई प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, उस हाई प्रेशर के जनरेट होने के कारण एक एक्सप्लोजिव फोर्स भी जनरेट होती है जो कि फायर करती है हमारे जो माइक्रो प्रोजेक्टर्स है उन्हें डाउन टुवर्ड्स द टारगेट सेल। मींस कि नीचे की तरफ, मतलब कि क्योंकि अभी सेल्स हमारे टारगेट सेल्स वो नीचे की तरफ नीचे पड़े हैं, तो हम जो एक्सप्लोजिव फोर्स है वो माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को नीचे की तरफ फायर करती है ताकि वो सेल्स की तरफ जाएं। ठीक है, अभी जो माइक्रो कैरियर है उसे हमारी स्टॉपिंग स्क्रीन स्टॉप कर देती है। अभी जो माइक्रो कैरियर मैंने बताया कि एक टाइप की प्लेट है, उस प्लेट या उस माइक्रो कैरियर को स्टॉपिंग स्क्रीन स्टॉप कर देती है। देन जो हमारे बीड्स होते हैं वो माइक्रो कैरियर से डिटैच हो जाते हैं और वो सीधा जाके सेल मेम्ब्रेन को पास करते हैं और हमारा जो फॉरेन डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे टारगेट सेल में डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो जीन गन मेथड है या जीन गन या बायोलिस्टिक या पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड है वो वर्क करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। सो टिल देन we will be meet in the next video. So till then, work hard, stay safe and goodbye.